हम कर दें इसको कर शुरू लेते हैं फिर? रिकॉर्ड। बेटा बैठ के काम कर लो, मैं ये कह रहा हूँ। सर तो हम ये ना मतलब ये ना करें, हम ये ना करें। मैंने दोबारा नहीं कराना बेटा, बस जिसने कर लिया, मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग ही भेजनी है आप लोगों को, ये बात याद रखना, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है सिलेबस का, इसलिए मेरे लिए बार बार डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि किसको कराऊं किसको ना कराऊं। कल को आपके स्कूल वाले आज कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ कह देंगे, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सबसे पहले ही हमारे पास जो चीज आती है बच्चों पढ़ने के लिए, वो क्या आती है? जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल्स को प्रूव करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ता है। डायगोनल एसी को ज्वाइन करते हैं। डायगोनल एसी को ज्वाइन करके वी डिवाइड ABCD इनटू 2 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में 2 छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2, एंगल 3, एंगल 4। ये सुनो, एंगल 1 2 एंड 3 एंड 4। तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक ट्राइंगल में एंगल सम निकालते हैं, इन ट्राइंगल ADC। हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, हमेशा यूज करते थे। आई कहां से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से एंगल 1, एंगल 3, एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेते हैं 1। नीचे वाली शेप में इन BC हम कहते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेते हैं अपन रिजल्ट नंबर 2। क्योंकि हमें सारे एंगल्स का सम चाहिए, तो हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों? ऐड 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। डायग्राम में अगर हम कंपेयर करें 1 एंड 2 का सम क्या बन रहा है? देखो एंगल A बन रहा है, तो यहां पे एंगल A है, यहां पे एंगल 2 है। एंगल 1 और 2 के सम की जगह हम लिख सकते हैं एंगल A। 3 एंड 4, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? एंगल C। ये सुनो, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन हो गया एंगल C। उसके बाद बचा गया हमारे पास फिर एंगल B एंड एंगल D, और सारे एंगल्स का सम प्रूव हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत लग रही है? ये हमने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है काम। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। क्वाड्रिलैटरल जब हम पढ़ते हैं, क्वाड्रिलैटरल की फैमिली काफी बड़ी फैमिली है। क्वाड्रिलैटरल की फैमिली को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है क्वाड्रिलैटरल का काइट। दूसरा सेक्शन बनता है ट्रिपेजियम, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल फैमिली का। और तीसरा सेक्शन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम। देयर आर 3 सेक्शंस, ठीक है। तो तीनों सेक्शंस के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं? अकॉर्डिंग टू द शेप। तो हमारे पास जो मेन डिस्कशन है वो पैरेललोग्राम की है। थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है तो पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की फर्दर फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। पैरेललोग्राम की फर्दर फैमिली भी है। पैरेललोग्राम में 3 बंदे और निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो निकलता है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये हमारे पास कुल जमा राशि है क्वाड्रिलेटरल की। तो हमें 1 बाय 1 इन सब की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। विल स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड हम सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। फिर उन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हमें उसकी एप्लीकेशन करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा।
सर पैरेललोग्राम का कोई क्यूब वो लाइक 3D होता है, जैसे No. रेक्टेंगल का 3D क्यूबॉइड है वैसे? पैरेललोग्राम का नहीं, बनने को बन सकता है, बनने को कुछ बन सकता है, डिफाइंड नहीं है। शेप तो कोई भी बन सकती है, 3D शेप तो जैसे मर्जी बना लो। कंस्ट्रक्शन करनी है ना, घर बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, टेढ़ा बनाओ, सीधा बनाओ, बट डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली उसका कोई स्पेसिफिक नाम हम ज्योमेट्रिकली दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो बात हमारी शुरू होती है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है, थोड़ी सी ऑड शेप होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, टेढ़ी, टेढ़ा बंदा होता है थोड़ा सा। एक मिनट, शेप या अरे अब आया। इस बंदे को कहते हैं पैरेललोग्राम, मतलब टेक्निकली टेढ़ा रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। रेक्टेंगल के कान के नीचे रखे एक बजाओ, जोर के ठा की आवाज आएगी और वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना? ये सही तरीका ना याद करने का। रेक्टेंगल के कान के नीचे बजाओ तो बेचारा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम में सरल भाषा में हमने 8वीं कक्षा में सारा चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसके नाम से जानते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं बच्चों? अच्छा जी, ऑपोजिट ओ पैरेलल लिखना, सॉरी पैरेलल, ये लो जी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो लाइंस एंड एंगल्स में सर पैरेलल लाइन देखते ही सर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऑल्टरनेट एंगल भी मिलेंगे, को इंटीरियर एंगल भी मिलेंगे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मिलेंगे। तो सर यहां पे भी मिलेंगे, अरे पैरेलल लाइंस है तो मिलेंगे ही ना। ये देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? सम 180 डिग्री। इनका सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि a प्लस डी 180 डिग्री है? a प्लस डी, हाँ जी, a प्लस डी 180 डिग्री है। सर ये कैसे आया? अरे भैया पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब दुनिया में कहीं भी कभी पैरेललोग्राम बनाएंगे तो a प्लस डी 180 आएगा। अरे भैया a प्लस बी भी तो 180 है। सर को इंटीरियर एंगल्स b प्लस सी भी 180 है सर। ये देखो, आपको पता ही नहीं है सर। सर c प्लस डी भी, ओ ले, वाह सर, ये तो ढेर लग गया हमारे पास। इसका मतलब यहां से एक आगे प्रॉपर्टी निकल के आती है, उसको आगे लिखाऊंगा। पैरेलल लाइंस का फंडा समझ आया ना? ओके, अच्छा चलो ये देखो, अगर पैरेलल लाइन है सर, एक चीज तो आप भूल गए, ये देखो सर, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। सर z बन रहा है, देखो z बन रहा है, z पे ऑल्टरनेट बनते हैं, तो सर यहां पे भी बन सकते हैं। अरे हाँ बन सकते हैं सर, वो कैसे बनेंगे? ये देखो बच्चों, इसको जानते हो, इसको डायगोनल कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा पैरेलल लाइन की वजह से? हाँ जी। अरे सर ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स बात हो गई सर, बड़ी जा रही है बात। एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल। तो पैरेललोग्राम ने कहानी को कर दिया गजब। बात अभी तो शुरू हुई है, हम कहां से कहां पहुंच गए। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, कलर चेंज करते हैं, आपका मन लगा रहेगा, है ना? कलरफुल हो ना दुनिया तो अच्छी लगती है। सर दूसरी बात बताओ, ये तो आपने खतरनाक बात बता दी, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब सर AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू CD। सर इससे भी ऑल्टरनेट एंगल मिलेंगे? अरे यार पैरेलल से मिलते हैं, ऊपर मिल तो चुके, अब कितनी बार ऑल्टरनेट एंगल लेके आओगे घर पे? तो इक्वल का मतलब साइड्स की लेंथ इक्वल है, बस, इसके अलावा बात नहीं करनी कुछ। तीसरी प्रॉपर्टी,
इसका मतलब सर अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूं डीसी भी 6 है। अरे 8th क्लास में पढ़ा तो था, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है। तीसरी चीज, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा जी, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल का मतलब याद रखना, ऑपोजिट एंगल का मतलब पैरेललोग्राम के एंगल की बात कर रहा है। और पैरेललोग्राम का एंगल कौन सा होता है बच्चों? जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स के बीच वाला सारा एंगल है, इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। टूटे हुए एंगल की बात नहीं कर रहे, पूरा एंगल, एंगल ए, कंप्लीट एंगल, ये वाला सारा, यहां से लेके यहां तक। और सी कौन सा होगा फिर? यहां से लेके यहां तक। तो जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लेते हैं तो कंप्लीट एंगल लेते हैं, टूटा फूटा एंगल ही लेना बीच में से। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सर ये सारे होते हैं, सर ये कैसे होते हैं? वो कैसे के ऊपर बाद में आएंगे, पहले कहानी देख लेना। पहले लड़ाई कर लेते हैं, बाद में देखेंगे लड़ाई की होती है हमने, है ना। सिर सुर फाड़ देते हैं पहले पैरेललोग्राम का, बाद में पूछेंगे भैया ये लड़ाई क्यों हुई थी? हैं, मैं तो सो रहा था घर पे, मैं लड़ाई के मैदान में कैसे आ गया? चौथा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बिल्कुल दुश्मनों की तरह बिहेव करती हैं, जानी दुश्मन है ना, इंडिया पाकिस्तान। तो जहां पे एक दूसरे को देखते हैं साथ की साथ जहर ही उगलते हैं। कभी दोस्ती नहीं हो सकती इनकी, 50-60 सालों से तो हुई नहीं, आगे का पता नहीं, हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। तो डायगोनल्स के बीच में भी ऐसा ही है, 50-60 सालों से इनके बीच में दोस्ती नहीं हुई, जहां पे मिलते हैं एक दूसरों के दो टुकड़े कर देते हैं, मिल गया ना तेरे टोटे कर दूंगा मैं। तो डायगोनल क्या करती हैं? एक दूसरे के दो बराबर टोटे कर देती हैं इस तरह से। तो एसी डायगोनल, डायग्राम पे देखो जरा बच्चों, एसी जो डायगोनल है ये बीडी को दो बराबर भागों में बांट देती है, और बीडी डायगोनल है वो कहती मैं भी आई तेरे पीछे पीछे, वो एसी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसको बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें पता क्या है? डायगोनल्स की जो लेंथ है उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक डायगोनल की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो सकती है, देखो यहां पे लिखता हूं किसी सुंदर से पेन से, ये रहा। एक डायगोनल की लेंथ हो सकती है 6 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल की लेंथ हो सकती है 12 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम में डायगोनल टेढ़ी मेढ़ी बड़ी छोटी हो सकती हैं, बट एक काम पक्का है कि वो इक्वल हो चाहे बड़ी छोटी हो, लड़ाई पक्की है कि जहां पे मिल जाए चपेड़ें पड़नी पड़नी है। ठीक है जी। तो डायगोनल का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए। बच्चों आई होप समझ आ रही होगी बातों के साथ। यस अरे वाह, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने यस सर बोल के। देखो बाकी बच्चे निन्नी कर रहे हैं जिन्होंने यस नहीं बोला। मैंने बोला था ना कई बच्चे मम्मा निन्नी आ रही है। पांचवा केस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के बाद सर क्या होगा? यार देखो लाइव क्लास में जो पढ़ने का मजा है ना वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता फिर। यस तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के बाद सर क्या है? अरे यार अभी तो डिस्कस किया था, ये देखो पैरेललाइंस की वजह से इतना सारा झमेला यहाँ पे जो क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब पता है? एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है सरल भाषा में? साथ साथ सर पड़ोसी। हाँ, इसको कहते हैं हम, और सरल भाषा, ग्वांडी। हमारी हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे हमारे एडजेसेंट वाले के साथ नहीं बनती, उसको पता भी नहीं लगेगा मेरे बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल साथ वाला। तो देखो एंगल ए है ये एंगल बी सी डी, तो ए के नेक्स्ट एंगल कौन सा है साथ वाला? उसके बी, बी के साथ वाला कौन सा है? सी, सी के साथ वाला कौन सा है? डी, डी के साथ वाला ए। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री। हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे थे
काफी देर पहले ना एक राफेल को लेके उन्होंने स्टेटमेंट, ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्टेटमेंट मांग रही थी कि राफेल में प्रधानमंत्री जी ने घोटाला किया है ना, बड़ा तंग किया उन्होंने ऑपोजिशन ने। तो राजनाथ सिंह जो हमारे अब रक्षा मंत्री हैं, पहले क्या थे, होम मिनिस्टर थे पहले अमित शाह से पहले, तो राजनाथ सिंह जी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे और वर्ल्ड को बोल रहे थे कि जब दो बंदों में लड़ाई होती है तो उनको क्या बोला जाता है, छोड़ो यार एक दूसरे से दूर दूर हो जाओ, है ना, इसको मिलना नहीं दुनिया आज के बाद। कहना पाकिस्तान का क्या करें, वो तो हमारा पड़ोसी है, अब हमारा पड़ोसी कैसे बदल लें हम अपना? क्यों भाई, पड़ोसी बदला जा सकता है? नहीं यस सर। सर। a plus b plus c 180, c plus d 180 and d plus a 180 डिग्री। तो मतलब ये टेक्निकली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की नहीं लिखते हम इन जनरल वे, दिस प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड फ्रॉम पैरेलल्स ओनली। बट हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर है तो पैरेलल को यूज करके हम प्रॉपर्टी में डाल देते हैं ताकि इकट्ठा ही याद हो जाए सारा काम। सर बस करो, अब आप तो बात बढ़ाई जा रहे हो। मजाक मजाक है, आपने कितनी प्रॉपर्टी लिखा दी, छठी प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी पैरेलल की लिख रहा हूं बट मैं पैरेललोग्राम में अटैच कर रहा हूं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल का मतलब क्या है? डायगोनल, डायगोनल के साथ वाले एंगल, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो साथ में एक रफ डायग्राम चिपका देना। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर आई मीन टू से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अच्छा सर दूसरी डायगोनल तो आप भूल ही गए। मैं क्या, ओहो, 5 6 7 8, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 6 के। और एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? पैरेललोग्राम महाराज की। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पहले तो ऑपोजिट वाली 3 प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सारा ऑपोजिट ऑपोजिट इक्वल है, ठीक है जी? ठीक है, जैसे मैग्नेट होता है ना, लाइक पोल रेपेल, ऑपोजिट्स आर इक्वल। और उसके बाद डायगोनल्स के बारे में क्या ख्याल है? जानी दुश्मन इंडिया पाकिस्तान, बराबर भाग में 2 टोटे कर देने मैंने। और उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और छठी प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट एंगल्स की, वो भी पैरेलल लाइंस ही आई है, पैरेलल एंगल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। भैया इसमें कोई आप लोगों को समस्या या दिक्कत लग रही है? नो सर। नो सर। तो ये तो हो गया जी पैरेललोग्राम की चर्चा। पैरेललोग्राम के बाद हम पैरेललोग्राम के बाकी भाई बंधुओं के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं ना, फैमिली के बारे में। तो ये देखो, अब ये फैमिली का क्या लग रहा है आपको? ये बंदा तो बता सकता है? हेड। हेड। हेड लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये फैमिली के, इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। इनको क्या मान ले हम? ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? बच्चे। तो अगर पैरेललोग्राम पापा जी हैं तो उनके 3 बच्चा जी हैं, रोम्बस जी, रेक्टेंगल जी और स्क्वायर जी। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट्स में है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे पेरेंट्स में है, वो सेम प्रॉपर्टीज हमारे अंदर भी होती हैं। मतलब एक्सेप्ट जेंडर, जेंडर की बात अगर ना करें, जैसे हमारे पेरेंट्स की 2 आंखें हैं तो हमारी भी 2 आंखें, उनके 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, है ना? तो इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास हैं, इसका मतलब वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज रोम्बस के पास भी होंगी। सारी प्रॉपर्टीज किसको मिलेंगी? रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और स्क्वायर। मतलब रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर पैरेललोग्राम के बेटा जी हैं, बेटी जी हैं। तो इसका मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के पास भी होंगी। तो अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस विल कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम प्लस थोड़ी सी बुरी आदतें और हैं इसको।
जैसे आप लोगों के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं पेरेंट्स की, और थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने डेवलप कर ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, है ना। इसी तरह से रोम्बस के बारे में बात करते हैं। तो रोम्बस जो बंदा है वो बहुत ही बढ़िया बंदा है, इस फैमिली का सबसे प्यारा बच्चा ये रोम्बस। रोम्बस अलग अलग तरह से बोला जाता है इसको, मैं रोम्बस बोलता हूं। तो रोम्बस क्या कहता है कि मेरे पास क्या क्या है, वो कहता है एक तो मेरे पास पापा जी की दी हुई सारी संपत्ति है। क्या क्या है? पापा जी के सारे पैसे और थोड़े से पैसे मैंने भी चोरी चोरी करके इकट्ठे करे हुए हैं, है ना। कौन से? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एडिशनल इसके पास क्या सामान है अपना, इसकी सारी साइड्स को इक्वल माना जाता है। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल। कहने का मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। मतलब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। वो सब तो इसको गिफ्ट में मिल गया। अब इसने अपनी कुछ कमाई करी है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहली दूसरी बात ये कहता है कि मेरे पास एक और काम है कि डायगोनल मेरी भी आपस में जानी दुश्मन है, पर वो जब भी लड़ाई लड़ती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना के लड़ाई लड़ती हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो पैरेललोग्राम में होता ही है, बट एडिशनल क्या है? एट perpendicular bisectors होते राइट एंगल्स। और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये स्पेसिफिक रोम्बस की बात कर रहा हूं हाल फिलहाल। इसके पास एक और सामान भी है लास्ट, ज्यादा नहीं है, मैंने बोला ना थोड़ा सा साउ बंदा है ये। तीसरा रोम्बस कहता है कि मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको दुनिया वाले जानते नहीं है, किताबों में नहीं लिखी होती है। क्या है? डायगोनल। ये येलो कलर से जो लिख रहा हूं बच्चों, डायगोनल लिखा है, डायगोनल्स नहीं लिख रहा, प्लूरल नहीं सिंगुलर लिख रहा हूं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल्स। पहले तो अपन यहां पे इसको डिफाइन कर लें, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। देखो जिन्होंने 8th क्लास में थोड़ा ढंग से चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको तो जल्दी समझ आ जाएगा, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा उनको भी जल्दी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो यहां पे हम कहना चाह रहे हैं, यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और एंगल सीओडी कितना है? 90। सीओडी का मतलब ये चारों ही 90 हैं, सारे 90 हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जानी दुश्मन। डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, इसका मतलब क्या है ये अपन डिस्कस करते हैं अभी। ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करने का सिंपल सा फंडा है कि डायगोनल आएगी, अबे जैसे मैंने बोला कि ये है बंदा ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है, तो यहां से इसकी डायगोनल आएगी ए से लेके सी तक। हाँ जी, यहां पे कौन कौन से एंगल बनेंगे? एंगल 1, एंगल 2, इधर बनेगा 3, इधर बनेगा 4। तो इसका मतलब क्या है? डायगोनल ने जो ऑपोजिट एंगल ए और सी है उनको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो यहां पे लिखा जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह से अगर आप दूसरी डायगोनल यहां पे बना दें तो वो भी सेम काम करेगी, ऑपोजिट एंगल्स को बराबर भागों में बांट देगी। 5 इक्वल टू 6 और 1 इक्वल टू 8। तो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों 5 इक्वल टू 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो ये डायगोनल का कमाल है, सिर्फ रोम्बस में ही ऐसा होता है।
तो सिर्फ का मतलब क्या है, जो हमने अब तक पढ़ा है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है, करें यार थोड़ी सी बात इसके ऊपर। हम कहते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। सर कुछ जच नहीं रही बात, हजम नहीं हो रही। मैं कहता हूं कि टू प्रूफ मेरे पास है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बच्चों ने ध्यान से सुनना, इधर मैं ले लेता हूं 3 इक्वल टू 4, 3 4। हेलो गाइस, आर यू देयर? यस सर, Yes, sir. यस सर। मैं कह रहा हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 2 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है एंगल की फॉर्म में। ये कैसे होता है? रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चों? सारी साइड्स इक्वल होती है ना। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए, ये ट्रायंगल बेचारा आपको कौन सा दिख रहा है? राइट एंगल। अरे वाह महाराज जी, टेढ़ा बंदा है, टेढ़े बंदे में 90 डिग्री कहां से आ गया? रोम्बस में 90 डिग्री की तो हमने चर्चा ही नहीं की कहीं, तो 90 डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे। और कोई बता सकता है भाई? सर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वो कई बार ना मीम्स आते हैं, वहां पे लिखा होता है अब ना कई बार ऐसे होता है RIP तो ऐसा नहीं करना। रोम्बस में 90 डिग्री बेटा बीच में बनता है यहां पे कहीं। ओके, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस हो गया। अगर आइसोसेलेस है तो आप ये बताओ एंगल कौन से इक्वल होंगे फिर बच्चों? सर 1 and 3। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अच्छा ये बताओ अब 3 किसके इक्वल है आगे? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। सर एंगल 2। सर एंगल 2, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब 1 3 के इक्वल है, 2 भी किसके इक्वल है? 4। यार यहां पे देखो, इधर इधर यहाँ पे डब्बे में देखो, इसमें सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 भी 3 के इक्वल है, 2 भी 3 के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज 1 equal। 1 इक्वल टू 2 प्रूव हो गया। तो बेटा जो ज्योमेट्री है ना, ये आपको सोचना सिखाती है, आपके दिमाग को ना, जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हो ना, एक एल्गोरिथम होता है, तो ज्योमेट्री आपको एल्गोरिथम बनाना सिखाती है कि पहले ये फिर ये फिर ये, सोचना सिखाती है। तो ये तो 3 प्रॉपर्टीज हैं जी रोम्बस की। मतलब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो इसके साथ है ही नहीं है, क्योंकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसको बार बार नहीं करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री बच्चों, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। ये जो प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका आजकल एमसीक्यू का ट्रेंड चल रहा है, तो एमसीक्यू में क्या करते हैं, रोम्बस का एक एंगल दे देते हैं। देखो सवाल कैसे बनाते हैं, देखता हूं तुक्का मार के, अगर बन जाए क्वेश्चन तो आपको ये बोलेंगे कि भैया ये एक रोम्बस है ना, और ये एंगल है इसका, लेट अस अज्यूम 74 डिग्री। नहीं ये भी नहीं देंगे, शरारती होते हैं ना एग्जामिनर, बहुत शरारती बंदे होते हैं। ये दे देंगे, कहते ये 34 डिग्री है भैया एंगल 1। हाँ जी, तो हमें ये एंगल भी निकाल के दिखाओ और ये एंगल निकाल के दिखाओ, और ये भी निकाल के दिखा दो, लगे हाथ। इतने सारे एंगल पूछ लिए। तो आप सोचो, क्योंकि ये रोम्बस है गिवन होगा, तो अगर ये रोम्बस है तो इसका मतलब ये डायगोनल है, और डायगोनल क्या करेगी, इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब अगर ये 34 है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 34। बेटा निन्नी से जाग जाओ प्लीज। 34। 34, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा? 68। अगर ये 68 है तो फिर को इंटीरियर एंगल्स के सम से 180 डिग्री होता है ना, तो ये एंगल आ जाएगा, हाँ या ना? यस। अगर ये 34 है तो सोचो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा, 34। और ये 34 है तो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा? 34।
सर हम ऑल्टरनेट से नहीं करना चाहते सर, हमें ऑल्टरनेट वर्ड नहीं अच्छा लगता। ये पूरा एंगल कितना है? 68 ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल कितना होगा? 68. तो डायगोनल तो उधर भी तो जाएगी ना, तो वो उधर दो बराबर भागों में बांट देगी। तो मतलब जब सवाल करेंगे तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यू में ये प्रॉपर्टी इस तरह से काम आती है एंगल्स के केस में, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा कम ही यूज होता है। नहीं जमी कुछ बात? हाँ जी, पहले आ बच्चे गया समझ। पहले बच्चे का जन्म हो चुका है, अब दूसरे बच्चे को लेके आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी निकल के गई है, कृष्ण जी का बर्थडे हुआ था, तो साथ की साथ रेक्टेंगल का भी हो गया। चलो जी, रेक्टेंगल भी अष्टमी वाले दिन ही पैदा हुआ था, पता आपको? रेक्टेंगल रेक्टेंगल को तो आप अच्छी तरह जानते हो यार, छोटी कक्षा से जानते हो, तन में भी जानता है। यस सर। तन में कौन सी क्लास में? क्लास 1 में। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन तीनों से तो आपकी बचपन की दोस्ती है। अब रेक्टेंगल के पापा कौन है भाई? Parallelogram. रोम्बस। ये ए भाई है और ये उसका दूसरा भाई है और ये सी भाई है, तो ए के पापा कौन हुए? बी। ये क्या बात बनी? रिलेशंस। ये तो रिलेशनशिप बिगाड़ दिया आपने सारे। तो पैरेललोग्राम सबके, हाँ पैरेललोग्राम सबके ग्रैंडडैडी हैं, ठीक है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो इसका मतलब रेक्टेंगल विल कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। प्लस ये थोड़ा सा शरारती है, इसके पास भी अपनी कुछ आदतें हैं पुरानी। वो बुरी आदतें कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। ये कहता है कि मेरे पास सारा कुछ पैरेललोग्राम ने जो कमाया था वो तो मुझे दे ही दिया, मेरे पास अपना भी कुछ कमाई की हुई है। क्या क्या है? बोलो यार। All angles equal 90 degrees. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं जी। And so their bicep Perpendicular bisect diagonal. बिल्कुल गलत। सर perpendicular नहीं होती है। बिल्कुल गलत, मैं बोल तो रहा हूं, दोबारा बोल देता हूं, बिल्कुल गलत। Opposite sides are equal. अरे वो तो पैरेललोग्राम में आ चुका ऑलरेडी। ये बंदा बोला कौन है बीच में से? आदवे मदान। अरे तुम हो भैया, मुझे लगा नीनी कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहेगी डायगोनल की, कि डायगोनल 90 डिग्री कब बाइसेक्ट करती हैं, इक्वल कब होती हैं। 5 मिनट वेट करो, मैं उसका कंक्लूजन कर देता हूं आपको, सारी जिंदगी के लिए नहीं भूलेगा आपको डायगोनल का झमेला। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि मेरी जो दूसरी कमाई है वो क्या है बच्चों? डायगोनल्स आर इक्वल, सिर्फ इक्वल, 90 डिग्री नहीं होती इसमें। इज इक्वल टू बी। तो रोम्बस कहता है कि मेरे पास सारी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हैं, ठीक है जी, और ऑपोजिट डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स हैं। रेक्टेंगल कहता है मेरे पास थोड़ी सी अलग चीजें हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की है ही। मोर ओवर क्या है मेरे पास? ऑल एंगल्स 90 डिग्री, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखो यहां पे जो समस्या खड़ी होती है, जरा ध्यान से सुनना बात को प्यार से, मजाक मजाक में पढ़ते जा रहे हैं। डायगोनल्स का डिसाइड कैसे करें? मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपके पास दो तरह की डायग्राम्स होंगी, एक तो होंगी जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं और जिनमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। मानते हो? अब ऑल साइड्स इक्वल किसकी होती हैं बच्चों?
rhombus, rhombus, रोम्बस का एक और भाई भी है जिसकी सारी साइड सर इक्वल होती है, स्क्वायर। स्क्वायर। square, तो Square. यहाँ पे जो आपको याद करना है, देखो यार ध्यान से, कौन कौन होता है? रोम्बस एंड स्क्वायर। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसकी डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री होती है। सारा झमेला निपटा देते हैं। ऐसे तो याद कर सकते हो ना, काम निपट जाएगा, आपको दोनों याद हो जाएंगी। yes sir, दूसरा, जिसकी डायगोनल, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, किसके होते हैं भाई? सर रेक्टेंगल। Rectangle square. स्क्वायर। सर एक्सक्यूज सर CO is equals to OA। CO इक्वल टू OA। अरे वो तो होता ही है बेटा, वो तो पैरेललोग्राम की वजह से ही हो जाएगा ना, वो तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो ऑलरेडी इसमें आ ही चुका है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो इसमें है ही है ना ऑलरेडी। एडिशनल Yes, क्या है इसके पास? AC इक्वल टू BD एडिशनल है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूं कि जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं वो कौन कौन होता है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं उस बंदे को क्या बोला जाता है? वो क्या काम करता है? उसकी डायगोनल्स इक्वल होती है। अगर आप ये दो बातों को पकड़ लोगे तो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। और ऑल साइड्स इक्वल, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऑल एंगल्स 90 डिग्री, इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल। अब कैसे पता चलता है? ये देखो, अगर डायग्राम टेढ़ी है, टेढ़ी वर्ड समझते हो ना, टिल्टेड है, थोड़ी सी स्लोप है, उसकी स्लोप बनी हुई है थोड़ी सी, तो ये देखो, ये एंगल कभी भी 90 डिग्री का नहीं होगा। और अगर टेढ़ी डायग्राम है, खुद सोचो, डायगोनल जो है छोटी बड़ी होती है टेढ़ी फिगर में। अगर मैं इसको थोड़ा सा और टेढ़ा बनाता हूं, यार मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, मेरे पास तो यहाँ पे आइटम है बड़ी अच्छी, ये रही। अरे ये देखो, अरे हाँ अब आया, ऊंट पहाड़ के नीचे, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको और टेढ़ा करूं, देखो, आपको लग रहा है डायगोनल इक्वल होंगी? ये देखो, अब लग रहा है डायगोनल इक्वल होंगी? बच्चों, क्या डायगोनल इक्वल लग रही हैं? टेढ़ी फिगर की कभी भी डायगोनल इक्वल नहीं होती। अब सोचो जरा, इमेजिन करो 1 मिनट के लिए, इसको हम कर देते हैं सीधा। ये देखो, ये कर दिया सीधा एग्जांपल, ये बना दिया मैंने इसको। अब देखो, क्या डायगोनल बिल्कुल लग रही है इक्वल होंगी? तो जो सीधी फिगर होती है जिसमें एंगल 90 डिग्री का होता है, उसमें डायगोनल्स की लेंथ जो है ऑपोजिट वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट में बच्चा आता है रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर। स्क्वायर बहुत ही शरारती बच्चा है। शरारती बच्चा किसके जैसा? एक बच्चे के साथ, जैसे आप लोग हो ना, प्रॉब्लम्स वगैरह पूछते नहीं हो और सर हमारे पेपर है, हमारे पेपर है, उसको लेके रोते रहते हो। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग शरारती बच्चे हो। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करना, फिर वापस सर अपने आप वो नीचे कर देना। All properties of parallelogram plus all angles are right angles. Diagonals are equal.
बेटा हो गया, वेट कर रहे हैं आपकी। कहा था अपने नीचे कर देना सर, कर थैंक यू। चलिए, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा बंदा है जो सबका प्यारा है, लाडला। और लाडला बंदा आपको पता है थोड़ा सा शरारती होता है। ये कहता है कि मेरे पास अपना कुछ नहीं है। क्या कहता है? खुद का कुछ नहीं है, बिल्कुल कंगाल है ये। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, दूसरा और किसे मांगा इसने? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ओके सर, रेक्टेंगल के साथ भी? हाँ हाँ, छोटा है ना सबसे। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखें, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर ये तो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो, अभी देखना। एट 90। सर ये तो रोम्बस की बात हो गई। एंड आर, सर ये तो रेक्टेंगल की बात हो गई। तो इस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल। स्क्वायर के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप स्क्वायर बोलोगे तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो स्क्वायर है सबसे छोटा, बट ये थोड़ा सा शरारती बच्चा है। इट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब डायगोनल को कैसे याद करें? डायगोनल को याद करने के लिए हमने दो सेक्शन बनाए थे, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा। अब स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री हैं, इससे ये पता चलता है कि डायगोनल इक्वल भी है। इसलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कॉन्वेंट वालों का होमवर्क रहेगा लाइंस एंड एंगल्स और वॉल्यूम सरफेस एरिया जिनको मिला हुआ है उसको कंप्लीट करें और मेरे साथ डिस्कस कर लें। आपको टाइम दे दूंगा और मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा आपके साथ वॉल्यूम सरफेस एरिया की, अगर कोई रहती है। वॉल्यूम सरफेस एरिया का हमने कर लिया था ना डिस्कस, एमसीक्यू सारे नहीं किए। सर तो क्या अच्छा, मैंने वॉल्यूम सरफेस एरिया के एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं नहीं किए, मुझे याद नहीं है। नहीं सर, समझ नहीं आई बच्चों, दोबारा बोल के बताओ। सर नहीं किए शायद। नहीं किए? नहीं सर पक्का नहीं किया। पक्का नहीं किया ना, ठीक है। तो एक क्लास लगाएंगे जिसमें हम वॉल्यूम सरफेस एरिया के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बच्चों। डीएवी को आना है ना वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंस को? खुशी ना आपको आना है? यस सर। ओके ठीक है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के एमसीक्यू को आप कर तो लो ना, कर लो उसको। सर मैंने कर लिए लेकिन मेरे स्कूल में करवाया नहीं अभी चैप्टर। बेटा आप तो कर लेते हो दिव्यम, आप तो, आपको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा।
सर हमारे स्कूल में मैथ्स टीचर जो है वो ओरल करवा रहे हैं सारा। सर 2 दिन में उन्होंने 5 एक्सरसाइज खत्म कर दी। सर लाइंस एंड एंगल हमें भी आने तो हम भी कर लें। हाँ कर लो बेटा। देखो ना, 2 चीजें होती हैं। अगर आपको लाइंस एंड एंगल्स मैंने सारा कराया आपको, यस सर। अब लाइंस एंड एंगल्स हमने सारा कराया, तो आप लोगों को एक तो लाइंस एंड एंगल्स की एनसीईआरटी, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एमसीक्यू आने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी को आप साइड पे फेंक दो। तो पहले चैप्टर को करो। चैप्टर रिवाइज करने का पर्पस होता है कि पहले आप कॉपी उठाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको चैप्टर थोड़ा सा याद आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी को मेरी साथ रखो अपनी, ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पकड़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रफ में सॉल्व करो। मतलब पूरा डिटेल में गिवन टू प्रूव ये सारा तामझाम लिखते होते रिवीजन के टाइम पे, रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते करते हमें आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह आता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट। तो अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको पहले तो कॉपी से देख लो, हिंट मिल जाता है। कई बार सोल्यूशन हमने इतना टाइम लगाया ना, 15-20 दिन लगा के चैप्टर किया था, इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे, तो कॉपी से हम हिंट ले लेते हैं। अगर कॉपी के हिंट से भी बात नहीं बनती, और बाय द वे बुरी किस्मत ये थी कि नोट ही नहीं किया, है ना, जब सर पढ़ा रहे थे तो फिर हम सो गए थे सर, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को मार्क कर लेना, और मैं आप लोगों के साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूं। हमेशा याद रखना, टेस्ट की तैयारी आप खुद ही कर सकते हो। कोई बंदा आपको टेस्ट की तैयारी करा के आपके नंबर नहीं ला सकता। मार्क्स लेके आने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। सर हाँ जी बेटा। सर वो आप डिस्कस कौन से डे करोगे? डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मतलब विद इन डे। आप लोगों के एग्जाम है तो करो दिन रात मेहनत, फटाफट चैप्टर को निपटा दो। 2 चैप्टर तो आपको आने हैं यार, कॉन्वेंट वालों के साथ तो मजाक ही हो रहा है। यस मई टेस्ट में नहीं आते 2 चैप्टर, इनको सितंबर एग्जाम में 2 चैप्टर आएंगे, बताओ। एक सर मेरे को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो मेरे को चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मैंने वो अपनी पिछली ट्यूशन पे भी नहीं किया था। उड़ी बाबा। लीनियर इक्वेशन चैप्टर बेटा हमारी उस पे यूट्यूब पे पढ़ा, मैं आपको भेज देता हूँ, आराम से देखो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने चैप्टर कराया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था चैप्टर, बड़ा मजेदार है। ठीक है, तो आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगा, उसमें आपके जो डाउट्स होंगे मैं साथ साथ ले लूंगा आपके। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, थोड़ी सी एफर्ट आपको मारनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। ये तो हमने पढ़ी कुछ प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज एज इट इज हमने 8th में भी पढ़ी थी, बट 9th क्लास में जो चैप्टर का जंप लगता है वो क्या लगता है कि सारी प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करके दिखानी पड़ती हैं। सारी प्रॉपर्टी प्रूव का मतलब सवाल गिन लो कितने बन गए। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पहला, 2, 3, 4 सवाल बनेंगे पैरेललोग्राम में, 4 थ्योरम्स। उसके बाद आगे आ जाओ, रोम्बस में आएंगी 2 थ्योरम्स, 4 और 2 6। पैरेललोग्राम की 2 थ्योरम्स, 6 और 2 8, और फर्दर रोम्बस की स्क्वायर की कितनी, तीनों, 8 और 3 11। 11 थ्योरम है जो हमें प्रूव करनी है, और इनका कन्वर्स। थोड़ा सा लंबा काम चलेगा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स, इन्हीं से हमारा चैप्टर बनेगा। सर अभी सिर्फ पैरेललोग्राम में अभी हमने करना। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल सबके प्रूफ करने हैं, कहानी लंबी है बेटा। तो पहली थ्योरम बनती है, शो दैट, ये चैप्टर आपकी ज्योमेट्री की फाउंडेशन रखेगा सही तरीके से। शो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। आप कहते हो कि सर आपने बताया अभी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। सर हम नहीं मानते, हमें तो करके दिखाओ। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, रुकना नहीं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ में कुछ खास नहीं है, आपको बस ये आनी चाहिए।
ले सर ये कौन सी बात है, अपन इतना बड़ा चैप्टर कर दिया कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, ये तो हमें आती है। तो जिसको कॉन्ग्रुएंसी आती है समझ लो थ्योरम्स उसकी हवा में उड़ेंगी फटाफट। कैसे? गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये सीधे थ्योरम्स में, और हमें प्रूव क्या करना है, अच्छा सर ये सीन है, सर लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। अरे सर ये तो आप लाइंस एंड एंगल चैप्टर में लेके जा रहे हो हमें, ये तो चैप्टर नंबर 6 में घुस रहा है वापस जाके। अरे हाँ, अच्छा लाइन सर पैरेलल कैसे होती हैं? ला सर ये तो मुझे पता है, अगर आप ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर दें तो लाइंस को पैरेलल बोल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा कर ले ऑल्टरनेट एंगल से, अरे नहीं सर आप भूल गए, ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तब भी लाइंस को पैरेलल बोल देते हैं। अरे सर एक और भी है, देखो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तब भी तो लाइंस को पैरेलल बोल देते हैं सर। सर लाइंस एंड एंगल तो मुझे आता है चैप्टर, शायद मुझे लग रहा है ऐसे, जब आप टेस्ट लोगे ना सर तब पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना अब कहानी क्या है। मैं एक डायगोनल ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन AC। मुझे क्या प्रूव करना है, एट ए टाइम स्क्रीन पे देखो जरा, मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। ज्योमेट्री सॉल्व करते हुए पहली आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, आपने ये मान के चलना है बच्चों कि जो टू प्रूव होता है इट टू प्रूव मार्केट में है ही नहीं। जब आप प्रूव करने लगते हो ना तो आपने ये समझना कि आप न्यूटन हो, इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन, गर्ल्स का नाम रखेंगे मैडम इसाक न्यूटन, ठीक है। तो आपको ये समझना कि एप्पल आपके सिर पे गिरा नहीं है, अभी गिरेगा। तो जब एप्पल गिरेगा तब आप दुनिया को बताओगे कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अभी दुनिया को पता नहीं है। तो मतलब जो चीज हमें प्रूव करनी है हम ये मान के चलते हैं कि वो चीज दुनिया में अभी आई नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को जो मर्जी नाम दे लो, वो वाला नाम देना चाहते हो, क्या नाम है उसका यार, साइंटिस्ट के नाम ही भूल गए, क्या जमाना आ गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन। मैं तो सारे नाम भूल गया बेटा, मुझे तो मैथ्स वाले बंदे याद रह गए, अब साइंस वाला सारा डिलीट हो गया खाना। सर निकोला टेस्ला। यस सर निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला ना, मैरी क्यूरी, ऐसे तो बहुत हैं, फिर इसको याद आने शुरू हो जाएंगे मुझे धीरे धीरे करके। यस चलिए कंपटीशन रखेंगे किसी दिन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर और उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर, है ना, पेपर ऊपर हो जाए उसके बाद करेंगे कभी। साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ सर जे थॉमसन भूल गए, नील बोहर, ये तो आपके कोर्स के बंदे हैं सारे। यस सर जे थॉमसन तो सर है। अभी आएंगे सारे। आएंगे? अच्छा आए नहीं अभी? नो सर रुथरफोर्ड। अच्छा एटम एंड मॉलिक्यूल अभी आएगा? यस सर। अच्छा फिर साइंस केमिस्ट्री पढ़ने का जमाना ही बदल जाएगा आपका। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री के लिए आपका नजरिया बदल देगा, लर्न करने वाली चीजों से बाहर। हाँ जी बच्चा, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। इसका मतलब क्या प्रूव करें सर? अरे सर ये प्रूव कर दो, एंगल 1 इक्वल टू 2, काम खत्म। 1 कहां पे है सर? 1 ट्राइंगल नंबर 1 में है, और एंगल 2 कहां पे है? ट्राइंगल नंबर 2 में। सर मैं लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के पीछे जा ही नहीं रहा सर, तो आप किसके पीछे जा रहे हो बच्चे? मैं जा रहा हूं सर एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करने के चक्कर में। अगर एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया तो AB पैरेलल टू CD हो नहीं जाएगी? हाँ या ना बच्चों? यस सर। अब एंगल 1 इक्वल टू 2 तो हमारे पास है नहीं, तो ये आएगा कैसे? सर एक बात सुनो, आपने बोला है कि जो प्रूव करना है वो एग्जिस्ट नहीं करता, पैरेललोग्राम की बाकी प्रॉपर्टीज तो जिंदा है। कौन कौन सी? अरे सर ये देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बेटा इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों ट्राइंगल SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? यस सर, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे 1 इक्वल टू CPCT, बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। धड़म, क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ आई? हमें 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है। 1 इक्वल टू 2 आएगा कैसे? 1 कौन से ट्राइंगल में है? ऊपर वाले ट्राइंगल में। 2 कौन से ट्राइंगल में है? नीचे वाले ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? पैरेलल लाइन को छोड़ के पैरेललोग्राम का सारा जुगाड़ यूज कर सकते हैं।
क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए तो हम न्यूटन है ना, नहीं समझ आई। तो इन ट्राइंगल ADC, अब और सुनो एक बात, इधर इधर इधर, हेलो हेलो हेलो, जब भी आप पैरेललोग्राम लिखते हो, एक डायगोनल बना दी तो यहां पे दो ट्राइंगल बनते हैं। ट्राइंगल का ऑर्डर कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर कैसे लिखना है सुनो जरा, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल चक्कर लगा दो पूरा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ट्राइंगल ADC, दूसरा ट्राइंगल क्या लिखोगे आप, CBA। सर ADC नहीं लिखना सर, मैं तो सर पुट्ठा चलता हूं सर, मैं सर पहले ABC लिखूंगा। अगर पहले ABC लिखोगे तो A से B, B से C, तो अगला कौन सा बनेगा फिर ट्राइंगल, ये हमेशा कॉन्ग्रुएंसी के ऑर्डर में सेट होता है ऐसे। नहीं समझ आई बात की। आगे सर। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ये डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी में होता है, ऑर्डर सेट करने की जरूरत नहीं होती इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ट्राइंगल ABC में ABC की AB किसके इक्वल होगी, CD के। रीजन बीइंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा जी सर, AB इक्वल टू CD हो चुकी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। BC इक्वल टू AD है। सर ये कैसे, ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल। और तीसरी चीज कोई बता सकता है मुझे, कॉमन, कॉमन विच इज लेस कॉमन इन द मार्केट, कॉमन। सर पैरेलल लाइंस प्रूव करनी थी, इसका मतलब पैरेलल लाइन नहीं हो सकती थी, अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव करने थे। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं सर, अल्टरनेट एंगल देखे कौन से दो ट्राइंगल मिलाई करते हैं, उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का जुगाड़ ढूंढा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। ये ऑर्डर हमेशा फैंटास्टिक ऑर्डर है, कभी इसमें पंगा नहीं होता, सेट करने की जरूरत नहीं है इसको। सर हाँ जी, इसमें वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लेके और 3 और 4 एंगल लेके और फिर कॉमन लेके वैसे भी कर सकते हैं ना। तो बेटा एंगल यूज कैसे कर सकते हो, एंगल यूज करने के लिए पैरेलल लाइन होनी चाहिए ना, अल्टरनेट एंगल यूज करने के लिए। 1 इक्वल टू 2 यूज कैसे करोगे, आपके पास क्या है 2 प्रूव में, हेलो बेटा 2 प्रूव में क्या है, सर AB is parallel to CD and AD is तो parallel। जो प्रूव करना है मैंने उसके लिए अभी इतनी सारी कहानी आपको बता दी कि जो प्रूव करना है वो मार्केट में है ही नहीं। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो 1 इक्वल टू 2 कहां से लोगे, Yes। समझ आई ना बात, कि जो प्रूव करना होता है हम मान के चलते हैं कि वो मार्केट में है ही नहीं, इसलिए हम वो चीजें नहीं ले सकते जो पैरेलल लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो 2 इक्वल टू 1 आया जी CP/CT से। तो बेटा अगर ये प्रूव करना होता 1 इक्वल टू 2, ये अगर यूज ही करना है तो फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने की क्या जरूरत है, फिर तो सीधा ही बोल दो 1 इक्वल टू 2, लाइंस आर पैरेलल, इसलिए नमस्ते, एंजॉय करो। फिर करते क्या हम, कुछ नहीं। तो पैरेलल लाइन की वजह से एंगल का ऑल्टरनेट यूज नहीं कर सकते, वही तो प्रूव करना है। अगर उसी को यूज कर लिया तो बस गई भैंस पानी में। बट अब एंगल्स के लिए कहानी हमारी बनती है बट, BUT बट। कौन सा फॉर्म पेयर फॉर्म कर रहे हैं, डायग्राम से देख के पता चलता है, बट दे alternate interior angle, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा लाइंस कौन कौन सी टच कर रहे हैं, 2 टच कर रहा है AB को, और 1 किसके पास जा रहा है, CD के CD। पास। अरे वाह, तो वेयर AB पैरेलल टू CD एंड AC is transversal। 10वीं क्लास में मैं सिमिलैरिटी चैप्टर है, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी, उस चैप्टर में 84 क्वेश्चन इन टेक्स्ट हैं, ठीक है। 4 असाइनमेंट कराता हूं मैं उसकी,
तब जाके चैप्टर पूरा होता है। मतलब 2-2 पेज भर जाते हैं एक क्वेश्चन को करते करते। औखा नहीं है, लेंथ ही है बस। जैसे आप SST लिखते हो 2 पेज भर देते हो, औखा थोड़ी है, लेंथ ही है। तो वहां पे एक स्टूडेंट था, एक क्वेश्चन कराते कराते मैंने एक वर्ड मतलब उसको क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो उसने क्वेश्चन किया था 2 पेजेस में, पूरे 2 पेज भर दिए 2.5 पेज में। मैंने वो क्वेश्चन कर दिया 1 पेज में। वो कैसे हुआ? उसके 3 पार्ट थे। मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया और दूसरे पार्ट में क्या लिख दिया? सिमिलरली। ये जो सिमिलरली वर्ड है ना, ये ज्योमेट्री के बच्चों के लिए वरदान के बराबर है। और वो बच्चा कह रहा था सर जिसने सिमिलरली इन्वेंट किया मुझे वो बंदा बुलाओ, मैं उसको चरण वंदना करना चाहता हूं कि भैया अगर तू ना होता तो हमारा क्या होता। सिमिलरली कि जो काम हमने ऊपर करके दिखाया है, सेम काम ना करते हुए वी कैन से AD पैरेलल टू, ये देखो एक पैरेलल प्रूव कर दी, जैसे पहली पैरेलल की है वैसे ही दूसरी भी पैरेलल हो जाएगी। टीचर जी आप समझ ही चुके हो, इतनी तो सेटिंग हमारी आपके साथ है, नंबर दे देना। ठीक है जी। तो AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC सिमिलरली, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? henceforth। मेहनत का काम है, बोर हो जाओगे, बट जो अपने दिमाग को स्थिर करके रखेगा वही जंग जीतेगा। भागना तो बहुत आसान होता है। हमारे पिताश्री कहा करते थे कि अगर प्लांट में पौधा खराब हो जाए, उस पौधे को तोड़ के उखाड़ के फेंक के उसकी जगह नया लगाना ये तो कोई भी कर लेगा, बट असली माली वो है जो उसी पौधे में दोबारा जान डाल दे। तो मैदान छोड़ के भागना बहुत आसान है। सही बंदा, सही करेक्टर वह है जो प्रॉब्लम के साथ लड़के उसको जीत के दिखाए। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप किस तरह के माली हो। पौधा तोड़ के फेंकना चाहते हो या उसको रिपेयर करके दोबारा जिंदा करना चाहते हो? हाँ जी। दूसरी थ्योरम लिखते हैं। पहली थ्योरम के ऊपर ज्यादा टाइम लगा लिया ना, अब आपका काम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा अगली में। शो दैट opposite sides of parallelogram are equal। सर अब आप ये कहना चाहते हो कि हम ये मान के चलें कि पैरेललोग्राम की साइड इक्वल होती है, ये मैं इन्वेंट करनी है? हाँ, जो प्रूव करना है वो मार्केट में है नहीं। आपने ये मानना है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड अभी इक्वल नहीं है, दुनिया को आप इन्वेंट करके बताओगे। तो सर गिवन में क्या लिखेंगे? अरे भाई पैरेललोग्राम गिवन है। टू प्रूव में क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो मतलब AD इक्वल टू BC प्रूव करना है और AB इक्वल टू CD प्रूव करनी है। अच्छा जी, तो सर अब करेंगे क्या? एक करते हैं कंस्ट्रक्शन और यहां पे लिखेंगे प्रूफ। मैंने जो आपको समझाया उसका ये मतलब था कि जो चीज प्रूव करनी है उसको छोड़ दो, बाकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आप यूज कर सकते हो। कौन सी यूज कर सकते हैं फिर सर? क्या कहने का मतलब है? देखो यार ध्यान से, मुझे क्या प्रूव करना है? AB इक्वल टू CD। AB कौन से ट्राइंगल में भैया? नीचे वाले ट्राइंगल में। और CD कौन से ट्राइंगल में? ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो जब दो ट्राइंगल की दो चीजों को इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सर SSS लग रही है। कैसे सर? AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, AC कॉमन। अरे भैया इक्वल साइड यूज नहीं कर सकते, वो तो प्रूव करनी है। सर फिर क्या यूज करें? अरे भाई पैरेलल साइड यूज कर लो। जो प्रूव करना है वो नहीं यूज कर सकते, बाकी तो सामान सारा आपकी जेब में है। अच्छा सर फिर आप ये कहना चाहते हो? आदवे मदान, ये सुन लो ध्यान से,
ये देख। अच्छा सर, लाइंस पैरेलल तो हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। हाँ, 1 = 2 है, 3 = 4 है, AC कॉमन है। सर कौन सा रूल लगा? सर आप देख पा रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे रूल लगा दो, ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट और काम हो जाएगा खत्म। तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहां पे? जॉइन ए टू सी। AC, ठीक है जी। प्रूव करना है तो पता है कि हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल का ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूं पैरेललोग्राम का लिखने का, ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये बिंदास लिख दो, परफेक्ट होता है ये ऑर्डर। तो क्या लिखेंगे? ABC का एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 1। ऑल्टरनेट सर क्यों लिखा? अरे भाई पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। फिर आएगा AC = AC, कॉमन साइड। अब सर आप कहना चाहते हो कि एंगल 4 = एंगल 3। हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ABC लिखा है ना, तो ABC की पार्टी तो आएंगे। तो यार बाकी सो तो नहीं गए? बाकी जनता कहाँ है? यस सर, यस सर। अंश बहल, अर्शीन, ईशमनजोत Yes, sir. कौर। ईशमनजोत कौर तो म्यूट है। यस सर। परमा आंटी, यशुल, सिदक बवेजा, हाँ जी सर। अंश बहल फिर सो गया, ऋषिका। अरे है सारे ना। सर आप रोज ना क्लास के एंड में अटेंडेंस ले लिया करो। हाँ, पहले क्लास के शुरू में ना लो, बच्चे ज्वाइन ना करें, लास्ट वाले 5 मिनट आगे ज्वाइन करें, अटेंडेंस देके भाग जाएं। बच्चे पता है सुपर हीरो हैं सारे, सुपर सिंह। स्कीमें बहुत है बच्चों के पास। सर एंट्री तो आपने देनी है उनको भी। मेरी ICSE की क्लास में एक पेरेंट ने मुझे बताया था, ICSE के भी अरशद पॉल मित्तल के पढ़ते हैं ना बच्चे, मेरे पास अलग ICSE की क्लासेस होती हैं। तो उन्होंने बताया था, कहते कि सर आपकी क्लास आपको पता है? मैं क्या क्या मैडम? कहते आपकी क्लास को सर ऑन करके ना साइड पे रख देता है और म्यूट करके अपना कुछ और ही टाइम पास करता रहता है बैठा। फिर हमें कैमरा का आइडिया आया कि नहीं, हमें कैमरे ऑन कराने चाहिए, बच्चे गेमें खेलते रहेंगे बैठे, हमें ऑन करके हमें क्या पता चलेगा। फिर नीरज सर ने इनिशिएटिव लिया कि कैमरे ऑन कराओ बच्चों के। AB = किसके इक्वल आएगी बच्चों? डायग्राम में भी मैच कर सकते हो। और BC = कारणवश आ गई ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। हिंदी की एक कहावत है, कहते एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो शरारती एक आध होता है, फंस सारे जाते हैं। बच्चों मैं ये मान लूं कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं ज्योमेट्री का ये चैप्टर? यस 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 सर। ओके, ठीक है। सर इस चैप्टर के बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स कर ले। हाँ कर लेंगे, 9th चैप्टर तो कट गया है, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा लिखना पड़ता है, उस छुटकारा हो गया आपका, बता रहा हूँ। 9th चैप्टर मरवा यूक्लिड से? देता। अरे नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत भयंकर चैप्टर है वो कट गया पूरा? हाँ, चैप्टर ही साफ कर दिया पूरा। वो इतना बड़ा चैप्टर है ना, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, उसके बैंड बजा देते हैं लिख लिख के। मतलब जब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता था ना, तो मतलब मेरा तो समझ लो कि जब चैप्टर शुरू होने लगता था तो मैं मतलब एक्सरसाइज करता था ऐसे पूरी सुबह ऐसे ना, डंबल उठा के, कितना सारा लिखना पड़ेगा उसमें। इसके बाद सर अब नेक्स्ट अगला चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी कर लेना। कर लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी छोटा सा ही है, वो तो इजी है, मतलब काफी इजी है 9th की प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी तो 8 की भी इजी थी। प्रोबेबिलिटी बेटा जनरली जो होती है ना,
10वीं तक प्रोबेबिलिटी को आसान ही माना जाता है। प्रोबेबिलिटी असली जलवा अपना दिखाती है जाके 11वीं कक्षा में। आपको पता है 11वीं कक्षा में प्रोबेबिलिटी को बच्चे सबसे मुश्किल चैप्टर मानते हैं। यस सर पता है। हाँ, 11वीं की प्रोबेबिलिटी जान निकाल देती है बंदे की। यस सर वो ये ना मतलब 10वीं तक आदत पड़ी होती ना, ओ सर प्रोबेबिलिटी है तो कर लेंगे सर, ले छोड़ो सर प्रोबेबिलिटी ना कराओ। 11वीं क्लास में सर कहते हैं कि बेटा अपने आप कर लो। जब चैप्टर खोलते हैं तब जाके नानी मामी दादी सब याद आ जाती हैं फिर। अच्छा जी चलो, जोक सपाट, 10वीं तक की प्रोबेबिलिटी आसान है, 10वीं तक कर लें, नई शिक्षा नीति अप्लाई हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या बनेगा। तीसरा, अरे आप लोगों को तो मौज हो जाएगी, हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा आप लोगों का। आप लोग पहले लोग होंगे जो क्या करेंगे, नॉन मेडिकल लेके हिस्ट्री पढ़ेंगे साथ में, है ना? सर वो एप्लीकेबल हो गया अब रूल? अरे हो जाएगा जब तक आप पहुंचोगे। नहीं सर, हिस्ट्री कंपलसरी हो जाएगी फिर? अरे कंपलसरी नहीं, चॉइस होगी आपके पास। आप नॉन मेडिकल लेके या मेडिकल लेके साथ में आप बोलोगे कि नहीं जी मैडम जी मुझे हिंदी पढ़नी है। अच्छा हाँ, सर ऐसा आप बोलोगे नहीं मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है। अच्छा यस बच्चे हिस्ट्री छोड़ भी सकते हैं? हाँ, जो मर्जी सब्जेक्ट लो। देखो ना, नॉन मेडिकल लेनी है तो आप मेन सब्जेक्ट तो लेनी पड़ेंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़नी सर, ये जो पड़ेगी। चॉइस है हिस्ट्री हिंदी छोड़ने वाली, वो कौन सी क्लास से लागू होती है? 11वीं कक्षा ऑनवर्ड्स। हाल फिलहाल तो यही बता रहे हैं। सर हमें तो था कि 9th में कि पंजाबी लेनी है या हिंदी, अगर एडिशनल अगर वो हमें लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज तो की है। ऑप्शन होती है, बट जो सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज तो पढ़नी ही पड़ती है ना। अब 11वीं जब आप 11th क्लास में जाते हो बेटा, 11th क्लास में कंपलसरी है कि अगर आपने नॉन मेडिकल ली है तो नॉन मेडिकल में आप ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। आप मतलब अब आप ये कर पाओगे कि नॉन मेडिकल लेने के बाद साथ में आप अकाउंट्स पढ़ लो। नहीं जो सर, बट मर्जी ले अकाउंट्स लो। पढ़ने क्यों है साथ में अरे नॉन मेडिकल? इन जनरल बता रहा हूं बेटा, फॉर एग्जांपल, पढ़ना तो क्यों, वो तो अंडरस्टूड है नहीं। चलिए फटाफट एक थोड़ा और करते हैं, आज का सेशन निपटाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करते हैं अगली क्लास में। मैं आप लोगों के लिए प्लान बनाता हूं, बना के आपको बताता हूं विद इन अ डे इस चैप्टर को कैसे कराएंगे, और बाकी जो क्लासेस हैं एमसीक्यू वगैरह की, वॉल्यूम सरफेस एरिया वगैरह की, वो कैसे लूंगा आप लोग के साथ। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले काम खत्म कर लो भाई आप लोग, जिनको लाइंस एंड एंगल्स, वॉल्यूम सरफेस एरिया, जो जो चैप्टर आने हैं उनके एमसीक्यू करा लो, और अगर किसी चैप्टर के एमसीक्यू मिसिंग है तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। गिवन ABCD is a parallelogram, टू प्रूव, डायगोनल बना देते हैं जी। अब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चलेगा, भी साथ साथ लिखी जाना बच्चों। ओ तो टू प्रूव क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब डायगोनल की जमीनी जो लड़ाई है एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटने वाली, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्रूव करना है उसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर सर मार्केट में है नहीं जी, नहीं। तो सर मार्केट में अवेलेबल क्या है, बाकी सारा कुछ, कौन कौन सा, और क्या सर, ये भी यूज कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दोनों में से कोई भी यूज करो, आपकी मर्जी है। तो सर इसका मतलब ये है कि आप कहना चाहते हो कि OA इक्वल टू OC करना है। OA कौन से ट्राइंगल में है, अरे बच्चे इस ट्राइंगल में ले लो OA को। OC कौन से ट्राइंगल में है सर, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो सर ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 हो जाए, OA इक्वल टू OC आ जाएगा, OB इक्वल टू OD हो जाएगा। अरे नीचे वाला ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करें, OA इक्वल टू OC हो जाएगा CPCT से, OB इक्वल टू OD हो जाएगा। अच्छा सर, ये ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल में हो सकता है? नहीं सर, लेफ्ट और राइट वाला भी ले सकते हो। ऑपोजिट ट्राइंगल ले लो बस, जिसमें OA और OC एग्जिस्ट करती है। नहीं समझ आई? आ गई।
तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपके पास समान क्या क्या है वो सोचो जरा। हाँ भी कौन बताएगा? Angle AOB is equals to angle DOC, vertically opposite angle. अरे वाह, मजा आ गया। ये दोनों क्रिस्पी एंगल अंकल चिप्स की तरह वर्टिकली ऑपोजिट हैं। और कोई? सर एंगल DCA इक्वल टू CA और इसका उल्टा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और कोई? सर ABD BDC का, और सर AB इक्वल टू DC। AB इक्वल टू DC। सर एक और एंगल है, ये देखो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सर भरा पड़ा है तो एंगल से। तो कौन से एंगल हैं? वर्टिकली ऑपोजिट लोगे तो एंगल एंगल साइड लगाना पड़ेगा। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं लेते, ऑल्टरनेट ले लेते हो, तो सीधा दिख रहा है। कौन सा रूल लगेगा भाई? सर AS लगा दो, काम खत्म करो। अब यहां पे ट्राइंगल लेने कैसे हैं? AOB उधर से टेढ़ा वाला लेना है, COD, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो 2 को 1 के इक्वल करना है ना, तो जहां पे A लिखा है वहां पे C लिख दो बस। AOB COD। तो क्या लिखना चाह रहे हो सर? AOB का 2 उसके 1 के इक्वल है। इसका कारण लिखेंगे हम। सर पैरेलल यूज कैसे कर सकते हैं? अरे भाई पैरेलल थोड़ी प्रूव करनी है, जो प्रूव करनी है वो नहीं यूज कर सकते। कई महारथी हैं हमारे पास, मैथ्स पढ़ने वाले बहुत नए नए महारथी आते हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं, इधर देखो जरा, वो करते हैं OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग SAS रूल। देयरफॉर OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD बाय CPCT। कई ऐसे भी महारथी हैं, तो कृपा करके आप वो मत बनिएगा। जो चीज हमें प्रूव करनी है वी कैन नॉट यूज। जिन बच्चों के आज कैमरे ऑन नहीं थे ना, आज देखना उनके घर पे एक ताबड़तोड़ बड़ा सारा लंबा चौड़ा पैराग्राफ में मैसेज आएगा। आज नाम मैं नोट कर चुका हूं, देखना जरा, फिर शिकायत लगाऊंगा आप लोगों की आज कि आप लोग हाईली डिसोबीडियंट बंदे हो। जो आपने बोला अभी OA इक्वल टू OC सारा मैसेज मतलब पैरा सर, पूरा रजिस्टर भर के, पूरा रजिस्टर लिख देना। देखना मैंने सर वो नहीं 130 पेज है रजिस्टर में, 130 पेज की लेटर लिख देनी आपके पेरेंट्स को। देखना मैंने इतनी बड़ी कंप्लेंट करूंगा आप लोगों की कि आपके पेरेंट्स भी पूरी कंप्लेंट पढ़ नहीं पाएंगे। सर मेरा तो ऑन था ना। जिनका ऑफ है सर नाम बता दो। नहीं, नाम सार्वजनिक नहीं करने मैंने, नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही पेरेंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे ना फिर कि मम्मा मम्मा देखो मैं कितना पढ़ती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मम्मा क्लासेस होती हैं, थक जाते हैं, फिर सर की क्लास होती है तो कई बार नींद आ जाती है, इसलिए फिर मैं कैमरा बंद ही करके रखती हूँ। तो पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे ASA। तो therefore we can say OA equal to OC, OB equal to OD by using CPCT and split। तो आज का प्रायोजित कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया के MCQs के लिए मैं आप लोगों की क्लास प्लान करता हूं। लेट नाइट प्रोग्राम रखेंगे 1.5-2 घंटे का, उसमें हम एंजॉय करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले कर लो, ठीक है? यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। Hi, sir. थैंक यू सर। बाय। बाय थैंक यू। थैंक यू सर।